नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर कृषि क्षेत्र से। हाल ही में भारत में बांस के लिए अवसरों और चुनौतियों पर राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया है। दरअसल बांस विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसानों की आय को दोगुना करने, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने और लोगों की आजीविका में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण फसल है। यदि बांस के लाभों की बात करें तो ये अगरबत्ती निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही वस्त्रों में अन्य रेशों के साथ सम्मिश्रित करने के लिए रेशे के रूप में इसका प्रयोग होता है। बांस द्वारा सस्ते पॉली हाउस का निर्माण आदि भी किया जाता है। बायो सीएनजी और इथेनॉल के उत्पादन के लिए बांस का उपयोग किया जा सकता है। बांस के अवायवीय दहन से उत्पन्न बायोचार मृदा की जैविक कार्बन में वृद्धि करता है। बंजर भूमि पर बांस के पौधरोपण की बेहतर संभावनाएं होती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बांस की प्रचुरता के साथ भारत बांस की विविधता के संदर्भ में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। आपको बता दें कि बांस घास कुल का एक पादप है जो तीव्र गति से विकसित होता है और अक्सर 5 वर्ष की अवधि में काष्ठ की तरह हो जाता है। ये गर्म से उष्ण समशीतोष्ण जलवायु परिस्थितियों में भली भांति विकसित होता है। साथ ही इसके लिए ग्रीष्म ऋतु में 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। बांस के पौधरोपण के लिए 4.5 से 6 तक के पीएच मान वाली पर्याप्त शुष्क बलुआ मृदा से लेकर चिकनी मृदा की आवश्यकता होती है। भारत में बांस का कुल उत्पादन 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष होता है। लगभग 8.6 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए बांस पर निर्भर हैं। आइए अब बांस को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम जानते हैं। वर्ष 2017 में भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन किया गया है, जिसमें बांस को वृक्षों की श्रेणी से हटा दिया गया है। पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन 2018-19 का लक्ष्य बांस क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का समग्र विकास करना है। गैर वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस की कटाई और परिवहन के लिए अब किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। इनका उद्देश्य पौधरोपण और नर्सरी स्थापित करना तथा बांस उत्पादों का विकास करना है। वहीं संशोधित आयात नीति देश में बांस उद्योग की प्रगति सुनिश्चित करती है। अगली खबर नदी पारिस्थितिकी से संबंधित है। नदियों के अंतरयोजन यानी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पर कार्यबल ने महानदी गोदावरी लिंक को स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए नदियों के अंतरयोजन पर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। महानदी गोदावरी लिंक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय घटक के तहत महानदी गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी वैगई गुंडर की 9 लिंक प्रणाली की प्रथम श्रृंखला है। दरअसल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तैयार एनपीपी के तहत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने जल के अंतरबेसन स्थानांतरण के लिए हिमालयी नदी घटक के तहत 14 अंतरयोजन की पहचान की है और प्रायद्वीपीय नदी घटक के तहत 16 अंतरयोजन की पहचान की है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स परियोजना का लक्ष्य भारत की नदियों को जलाशयों और नहरों के नेटवर्क से जोड़ना है। इससे उनकी जल क्षमताओं को साझा करने और पुनर्वितरित करने में सहायता प्राप्त होगी। आइए अब इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के लाभों को जानते हैं। इससे सतही जल संसाधनों के उपयोग में 25% की वृद्धि होगी। सूखे और बाढ़ की स्थितियों के कारण फसलों को होने वाली क्षति से बचा जा सकता है। अंतर्देशीय नौ परिवहन के माध्यम से जल सुरक्षा के नए विकल्पों के द्वारा देश की सुरक्षा में वृद्धि हो सकेगी। जल विद्युत ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करके राष्ट्रीय ग्रिड को सुदृढ़ किया जा सकता है। हालांकि इससे जुड़ी कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे उच्च परियोजना लागत, आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय निहितार्थ के संदर्भ में व्यवहार्यता अध्ययन का अभाव है। इसके साथ ही जैव विविधता एवं वनों की क्षति आदि चिंताएं भी हैं। मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव लंबित है। मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा दर्जा देने का प्रस्ताव वर्ष 2013 से केंद्र के पास लंबित है। ऐसा माना जाता है कि मराठी भाषा 2000 वर्ष पुरानी है और इसमें सातवाहन शासनकाल के दौरान रचित कविताओं का संग्रह गाथा सप्तशती शामिल है। हरिभद्र द्वारा रचित सम्रादित्याची कथा भी मराठी भाषा की उत्पत्ति को स्थापित करता है। सम्रादित्याची कथा 1200 वर्ष प्राचीन उपन्यास है। आपको बता दें कि वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। वे भाषाएं हैं तमिल, जो कि 2004 में शास्त्रीय भाषा घोषित की गई, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु वर्ष 2008 में, मलयालम 2013 में और ओडिया को वर्ष 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित करने के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे इसके प्रारंभिक ग्रंथों या दर्ज इतिहास की लगभग 1500 से 2000 वर्षों तक की अति
प्राचीनता होनी चाहिए। प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक भाग जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। इसके अलावा मौलिक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए और किसी अन्य भाषा समुदाय से प्रेरित अथवा प्रभावित नहीं होनी चाहिए तथा शास्त्रीय भाषा और साहित्यिक आधुनिक भाषा से अलग होनी चाहिए। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होने से कई लाभ होते हैं, जैसे भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में प्रख्यात विद्वानों को 2 प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। यूजीसी इन भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को पुरस्कृत करता है। इसके अलावा ये केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के लिए एक निश्चित संख्या में पेशेवर पीठों की स्थापना का भी प्रावधान करता है। अगली खबर खगोल विज्ञान से संबंधित है। सौर चक्रों के पूर्वानुमान के लिए डिजिटलीकृत डेटा। तमिलनाडु के पलनी पर्वत श्रृंखला में स्थित कोडाईकनाल सौर वेधशाला के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि पिछली शताब्दी के दौरान सूर्य ने किस प्रकार की परिक्रमा की है। इस अध्ययन से कई प्रकार की सहायता प्राप्त होगी, जैसे इससे सूर्य के आंतरिक भाग में निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन में मदद मिलेगी, जो कि सौर कलंकों के लिए उत्तरदायी है। इसके परिणाम स्वरूप ही पृथ्वी पर ऐतिहासिक लघु हिमयुग जैसी चरम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये सौर चक्रों और भविष्य में इनमें होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाने में भी सहायता प्रदान कर सकता है। सन स्पॉट्स वे क्षेत्र होते हैं जो सूर्य की सतह पर गहरे काले रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि वे सूर्य की सतह के अन्य भागों की तुलना में कम गर्म होते हैं। वे ऐसे क्षेत्रों में निर्मित होते हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विशेष रूप से मजबूत होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र सूर्य के भीतर कुछ ऊष्मा को सीमित कर उसे सतह पर पहुँचने से रोकता है। 11 वर्षों के औसत चक्र के आधार पर सन स्पॉट्स का बढ़ना और घटना सौर चक्र कहलाता है। सन स्पॉट्स का अध्ययन क्यों किया जाता है? सन स्पॉट्स के निकट चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं अक्सर जटिलता पूर्वक उलझी हुई हैं तथा एक दूसरे को काटती हैं और पुनर्गठित होती हैं। इसमें ऊर्जा का आकस्मिक प्रस्फुटन होता है, जिसे सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर कहा जाता है। सौर ज्वाला अंतरिक्ष में अत्यधिक विकिरण का उत्सर्जन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर रेडियो संचार प्रभावित हो सकता है। सौर ज्वाला की स्थिति कभी कभी एक कोरोनल मास इजेक्शन के साथ घटित होती है, जो सूर्य से उत्सर्जित विकिरण और कणों के बुलबुले होते हैं। इसमें रेडियो संचार, ऑरोरा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, कनेक्टिविटी, पावर ग्रिड और उपग्रहों आदि पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है। अगली खबर IMF से संबंधित है। कोविड-19 महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रिजर्व में वृद्धि करने के लिए G20 सदस्यों के बीच आम सहमति की संभावना है। कोविड-19 महामारी से पीड़ित निर्धन देशों की सहायता करने के उद्देश्य से IMF की रिजर्व परिसंपत्तियों में वृद्धि करने के लिए $500 बिलियन जारी करने का प्रस्ताव किया गया है। आपको बता दें कि IMF की रिजर्व परिसंपत्तियों को विशेष आहरण अधिकार के रूप में जाना जाता है। ये विशेष आहरण अधिकार या SDR एक अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व परिसंपत्ति है, जिसे IMF द्वारा वर्ष 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक रिजर्व के पूरक के लिए गठित किया गया था। IMF के सभी सदस्य देशों के लिए SDR को IMF में उनके कोटा के अनुपात में आवंटित किया जाता है। SDR सदस्यों को रिजर्व के सृजन के लिए अधिक महंगे घरेलू या बाह्य ऋण पर अपनी निर्भरता को कम करने की सुविधा प्रदान करता है। SDR न तो एक मुद्रा है और न ही IMF पर इसका दावा किया जा सकता है। SDR का मूल्य 5 मुद्राओं के एक समुच्चय पर आधारित होता है, जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेनमिनबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। SDR अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के खाते की इकाई के रूप में कार्य करती है। SDR स्वर्ण विदेशी मुद्रा और रिजर्व ट्रेंच के साथ भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का एक महत्वपूर्ण घटक है। रिजर्व ट्रेंच मुद्रा के आवश्यक कोटा का भाग होता है, जिसे प्रत्येक IMF सदस्य को IMF को उपलब्ध करवाना चाहिए। इसका उपयोग सेवा शुल्क के बिना उसके स्वयं के प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। भारत पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम घोषित किया गया। भारत और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और अन्य क्षेत्रों में संघर्ष विराम पर सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने और एक दूसरे के प्रमुख मुद्दों एवं चिंताओं का निवारण करने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। ये पिछले 8 वर्षों में दोनों देशों की ओर से जारी किया गया पहला संयुक्त वक्तव्य है। हालांकि दोनों देशों के बीच वर्ष 2003 से ही युद्ध विराम का समझौता प्रभावी है, लेकिन पिछले कई वर्षों में इस समझौते का पालन करने की बजाय उल्लंघन के अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से कदाचित ही इस समझौते का पालन किया गया है।
कैरकल या स्याहघोष। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में कैरकल या स्याहघोष को शामिल किया है। ये राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है। उपमहाद्वीप में इसके आरंभिक प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध एक जीवाश्म से प्राप्त हुए हैं। कैरकल अफ्रीका, मध्य पूर्व, मध्य और दक्षिण एशिया में भी पाया जाता है। एक और जहां अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है, वहीं एशिया में इसकी संख्या घट रही है। अबुल फजल की रचना अकबरनामा में इसका उल्लेख अकबर के शासनकाल के दौरान शिकार किए जाने वाले पशु के रूप में किया गया है। अफ्रीका में अधिक संख्या होने के कारण IUCN ने कैरकल को लीस्ट कंसर्न के अंतर्गत सूचीबद्ध किया है। गुरु रविदास जयंती। गुरु रविदास भक्ति आंदोलन के एक संत, दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए अथक प्रयास किया था। उनका जन्म 1377 ईस्वी के आसपास वाराणसी में हुआ था। वे कबीर और गुरु नानक देव के समकालीन थे। सिख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास के भक्ति गीतों को संकलित किया गया है। मीराबाई रविदास की शिष्या थी। स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान। जल शक्ति मंत्रालय ने SIP के चरण 4 के अंतर्गत 12 स्थलों को स्वच्छ पर्यटन स्थलों में रूपांतरित करने की घोषणा की है। इन स्थलों में अजंता गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, रॉक गार्डन चंडीगढ़, सांची स्तूप मध्य प्रदेश, सूर्य मंदिर ओडिशा, आगरा का किला उत्तर प्रदेश आदि शामिल हैं। स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत एक पहल है। इसका उद्देश्य स्थलों पर और उसके आसपास साफ सफाई एवं स्वच्छता मानकों के सुधार करके आगंतुकों के अनुभव को सुखद बनाना है। इसे शहरी विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समन्वित किया जाता है। अल सल्वाडोर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मलेरिया उन्मूलन का प्रमाणन तब प्रदान किया जाता है जब कोई देश निस्संदेह ये प्रमाणित कर देता है कि कम से कम पिछले 3 वर्षों से देशव्यापी स्तर पर रोग के स्थानीय प्रसार की श्रृंखला को बाधित कर दिया गया है। वैश्विक स्तर पर कुल 38 देश और ये क्षेत्र ये उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। अल सल्वाडोर ऐसा प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला मध्य अफ्रीकी देश है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।